नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम है। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए जाएंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसके हम सब डिस्कशन भी करेंगे। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। तो 22 नवंबर 2022, ये डेट याद रखिएगा, 22 नवंबर 2022 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में उत्तर प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन की औपचारिक घोषणा की। अब देखिए, यह मतलब प्रश्न यही बनेगा कि मतलब जो है कि किस डेट को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा कब हुई थी? 22 नवंबर 2022 को। तो आपको ये याद रखना है। और इसकी घोषणा किसने किया था? तो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब देखिए, इसमें सेकंड पॉइंट जो होगा, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का अनावरण भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार 10 से 12 फरवरी 2023 तक ग्लोबल में लखनऊ में, तब इसका कई बार हो गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखना, कहाँ हुआ था? लखनऊ में। प्रश्न यहाँ से बनेगा। प्रश्न यहाँ से बनेगा। यह इन्वेस्टर समिट वैश्विक औद्योगिक जगत को आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए एकीकृत मंच प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगी। यह 3 दिवसीय होगा। कितना होगा? यह भी पूछा जा सकता है कि 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय। तो यह क्या था? 3 दिवसीय था। इसको आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, अब कंट्री देख लीजिए, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूके और मॉरिशस पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूनाइटेड यूके और मॉरिशस पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता करेंगे। इसके अलावा दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को समिट में आमंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार 18 देशों एवं भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो भी आयोजित कर रही है। कितने? 18 देश और 7 प्रमुख नगर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न यही से बनेंगे कि यह कहाँ पे हुआ था। यह हुआ था लखनऊ में। कितने दिन का था? 3 दिवसीय था। 3 दिवसीय था। और इसकी घोषणा कब हुई? 22 नवंबर 2022 को। और किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया। और इसमें प्रदेश सरकार 18 देश इसमें शामिल करने का प्रयास है और 7 प्रमुख नगरों में क्या करेगा? रोड शो करेगा। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बनेगा डाटा सेंटर बनेगा। 21 नवंबर 2022 को 21 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्य के हर जिलों में ब्यूनाउ इंफ्राटेक कंपनी द्वारा डाटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने की घोषणा की। इस संबंध में राज्य के औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार और ब्यूनाउ इंफ्राटेक कंपनी के एमडी सुखविंदर कौर खरौर ने 13,500 करोड़ रुपए की एओयू पर हस्ताक्षर किए। इस पे किए। अब नेक्स्ट देखिए, दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश तेजी से ग्लोबल डाटा सेंटर ऑपरेटरों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है और एमओयू हस्ताक्षर के बाद राज्य में एज डेटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा। अब यूनाउ इंफ्राटेक कंपनी जो है राज्य के सभी 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर मोल्टा गाजियाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कंपनी द्वारा जो पहला डाटा सेंटर तैयार होगा यह गाजियाबाद के मोल्टा नामक स्थान में होगा। कहाँ होगा? मोल्टा नामक में। पहले ही चालू कर दिया गया है, मतलब शुरू हो चुका है। तो यह आपके प्रश्न में आ सकता है। 75 जिलों में होने हैं, 750 डेटा सेंटर स्थापित करना है, लेकिन जो मोर्टा है गाजियाबाद में, यहाँ पे चालू हो गया है। उल्लेखनीय है कि आईटी विभाग ने अब तक राज्य में कई हाइपर स्केल
डाटा सेंटर पार्क और इकाइयां स्थापित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए निवेश को आकर्षित किया है, जिनमें से 75,000 करोड़ रुपए निवेश को आकर्षित किया है, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपए 2022 में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 दिनों के दौरान लॉन्च की। देखिए आईटी विभाग के लिए जो पैसे खर्च होंगे तो कितने होंगे? 75,000 करोड़। अब देखिए तो प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे भव्य अत्याधुनिक न्यायालय। ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा? अत्याधुनिक न्यायालय। तो 17 नवंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो किसमें बनेंगे? 10 जिलों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिनों के अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। ये देखिए जो 10 जिले हैं उसमें आगरा है, औरैया है, हापुड़ है, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस ये जिले होंगे इसमें। मुख्यमंत्री ने इन भवनों को वर्टिकल आकार में बनाने का निर्देश दिया है, जिससे भूमि की भी बचत हो, साथ ही इन्हें आने वाले 25 से 30 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए जाए। आप ध्यान रखिए कि इसका मतलब निर्माण किस आकार में होगा? वर्टिकल। ते भी कई बार पूछा जा सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश ने नई पर्यटन नीति 2022 को मिली मंजूरी। देखिए 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी मिली। राज्य की नई पर्यटन नीति में होटल इंडस्ट्री के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इस नीति के तहत इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा तथा पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की दरें भी व्यवसायिक की जगह औद्योगिक कैसा रहेगा? व्यवसाय। और नई पर्यटन नीति के अंतर्गत भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। जिन नए पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा उनमें रामायण सर्किट प्रमुख होगा। क्या होगा? रामायण सर्किट प्रमुख होगा। अब रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। अब उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति क्या है? तो देखिए इसमें 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इसमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित देने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए। यह नीति 5 वर्ष तक लागू रहेगी। कब तक रहेगी? अब उत्तर प्रदेश के सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा समिति एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो सौर ऊर्जा को देख रही, कौन देख रही है? यूपी नेडा। यह पूछा जा सकता है। इस नीति के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए सरकारी उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व भूमि दी जाएगी। निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना के लिए ₹15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। याद रखिएगा, ये इसका टारगेट है। गौरतलब है कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सौर ऊर्जा कार्यक्रम हो रहा है उसको कौन एजेंसी देख रही है? यूपी नेडा। अब देखिए मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रुद्राक्ष से बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने के दिए निर्देश। रुद्राक्ष से बड़ा।
तो अब इसमें देखिए 10 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के गोरखपुर में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया, जिसकी सीट क्षमता 3000 से 5000 मतलब बैठने क्षमता यहाँ कितना कर दीजिए 3000 से 5000, ये पॉइंट याद रखना है। फिर रुद्रराज से बड़ा भी जो कन्वेंशन सेंटर बनेगा उसमें सीटिंग कैपेसिटी कितना होगी, तो 3000 से बढ़ा कितना कर दिया गया है 5000, ये इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर की क्षमता वाराणसी में बने हुए रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर की क्षमता 1200 से ज्यादा होगी। गोरखपुर का कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हो, ऐसा कन्वेंशन सेंटर होगा जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन हो सकेंगे। इसके लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। गौरतलब है कि गोरखपुर में इस कन्वेंशन सेंटर के बनाने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, प्रदर्शनी और अन्य सार्वजनिक आयोजन आसानी से हो सकेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में होगा खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स। क्या होगा? खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम। तो 9 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने अप्रैल 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में होने की पुष्टि की। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित होंगे, तो उत्तर प्रदेश। कई बार प्रश्न भी बन जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित होंगे, तो उत्तर प्रदेश में होंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा में। अभी देखिए इनका लखनऊ में और गोरखपुर में, वाराणसी और नोएडा में। आप ध्यान रखिएगा लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। और इनमें से रोइंग, बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, स्विमिंग, बॉक्सिंग सहित 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। अब इन खेलों में पूरे देश से लगभग 150 यूनिवर्सिटी के करीब 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में अंडर 26 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वुमेन गेम्स पर विशेष फोकस रहेगा। इस पे वुमेन गेम्स पर। इससे पहले यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण उड़ीसा में 2020 और दूसरा संस्करण कर्नाटक में 2021 और कर्नाटक में आयोजित 20 स्पर्धाओं में देश भर में 190 यूनिवर्सिटी के 4500 खिलाड़ी शामिल हुए थे। कितने हुए थे? 4500। तो कई बार यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण तो बताया कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में, दूसरा कर्नाटक में और तीसरा कहाँ हो रहा है। अब शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मिली बधाई। 9 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के संचालन को मंजूरी प्रदान किए जाने की पुष्टि की। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में प्रदेश के 15 जिलों में योजना लागू की जाएगी। दूसरे चरण में 16 जिलों में शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आरबीएसके के तहत चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें कटे ओट, तालू, तंत्रिका ट्यूब दोष, डाउन सिंड्रोम, एनीमिया, विटामिन ए डी की कमी, कुपोषण, जन्मजात मोतियाबिंद और हृदय समेत दूसरी बीमारियों की पहचान की जाती है। यह किसके अंदर होगा? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब देखिए आपको नेक्स्ट है, रानीपुर टाइगर रिजर्व बना प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। कई बार प्रश्न ही बन जाएगा, चौथा टाइगर रिजर्व कौन बना है? यह रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। प्रश्न ही समझ जाएगा ये चौथा टाइगर रिजर्व कौन बना है? यह रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब इसमें देखिए 21 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में स्थित रानी टाइगर रिजर्व को भारत का 53 और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का ऐलान किया है। एक बार को आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह रिजर्व चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है।
529.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला, 230.32 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 299.05 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र वाला यह टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। देखिए इसमें किसका संरक्षण होगा? टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण, मतलब इसमें टाइगर को रखा जाएगा, कोशिशों को मजबूत करेगा। इसके अलावा करीब 300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसमें और जोड़ा जा रहा है, कितना? 300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। अब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इस रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार, हिरण, चिंकारा और कई पंछी और सरीसृप पाए जाते हैं। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार, हिरण, चिंकारा और कई पंछी और सरीसृप पाए जाते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमरगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको आपको याद रखना है। दुधवा, पीलीभीत, अमरगढ़, दुधवा, पीलीभीत, अमरगढ़ के बाद यह चौथा टाइगर रिजर्व है। यह कौन सा है? चौथा टाइगर रिजर्व है अपने प्रदेश का। अब देखिए नेक्स्ट में है आपका प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में। प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर। किस पे है? 8वें स्थान पे। तो 27 अक्टूबर 2022 को जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। विदित है कि उत्तर प्रदेश में 2018 से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, संग्रह, परिवहन, बिक्री, रिसाइकलिंग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है तथा प्रदेश में प्लास्टिक कचरे को ईंधन में बदलने के 2 प्लांट लगाए गए हैं। प्लास्टिक कचरे को ईंधन बदलने के 2 प्लांट लगाए गए हैं। अब प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 ने बताया कि देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में महाराष्ट्र का अव्वल स्थान है। महाराष्ट्र कौन सा है? अव्वल स्थान, इंपॉर्टेंट है। तथा प्रति व्यक्ति कचरा निकलने के मामले में गोवा नंबर 1 है। गोवा नंबर 1 है। अच्छा, प्रति व्यक्ति में पूछा जाएगा तो गोवा है और कचरा उत्सर्जन के मामले में अव्वल कौन है? महाराष्ट्र है। इसके बाद दिल्ली व केरल का स्थान है। उत्तर प्रदेश 28वें नंबर पे है। सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन मामले में नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये मतलब सबसे कम पे है। कौन कौन से? नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र अव्वल पे है, गोवा नंबर प्रति व्यक्ति में गोवा नंबर 1 पे है और प्रति व्यक्ति में सबसे कम नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा शीर्ष पे है। अब देखिए लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण। टॉपिक याद रखिएगा, टर्म पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी और वैस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया। यह कहाँ किए हैं? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में। किस पैथोजेन रिडक्शन मशीन का? यह मशीन केवल 15 मिनट में 4 यूनिट रक्त की अशुद्धियों को दूर कर सकती है। यह मशीन 15 मिनट में 4 यूनिट रक्त की अशुद्धियों को दूर कर सकती है। इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में शुरुआती दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है, जो अंग प्रत्यारोपण अथवा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। ये पॉइंट याद रखिए। फिर इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में शुरुआती दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है, जो अंग प्रत्यारोपण अथवा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। अब इसमें देखिए डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, साइटोमेगालो वायरस समेत लगभग 200 ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ आदि रक्तदाता के रक्त में रह सकते हैं और रक्तग्राही के रक्त में जाकर संक्रमण फैला सकते हैं। यह मशीन इन्हीं संक्रमणों को समाप्त कर सकती है। देखिए पैथोजेन रिडक्शन मशीन का जो काम होगा
कि जो बैक्टीरिया है जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, साइटोमेगलोवायरस समेत लगभग 200 ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ आदि रक्तदाता के रक्त में रह जाते हैं, रक्तदाता के रक्त में रह जाते हैं और रक्तग्राही के रक्त में जाकर संक्रमण फैला सकते हैं। यह मशीन इन संक्रमण को समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, एक टॉपिक था जिसको आपसे जो इसमें इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, जिसको आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, यह आपको लाभदायक सिद्ध होगा। और दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप सब लाइक और कमेंट जरूर करिए, जिससे ये समझ में आए कि हम किस टॉपिक पर वीडियो डालें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।